प्यारे बच्चों नमस्कार। 12th फिजिक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वैद्युत क्या है, आवेश क्या है, उन आवेश के प्रकार कितने हैं, और ये देखे थे कि इकाई आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है, और प्रोटॉन कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन किस में टूटता है, ये सब देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि क्या कोई वस्तु को आवेश देने पर, क्या किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा टॉपिक है ना। तो क्या किसी वस्तु का आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हो कि एक इकाई आवेश है ना। इकाई आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के जो आवेश को क्या बोलते हैं? इकाई आवेश। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस चार्ज होता है। एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पर क्या होता है? प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है ना। प्लस आवेश इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। और अब देखो क्या हो रहा है कि बोल क्या रहे हैं कि किसी वस्तु को आवेश देने पर उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मान लो कोई ये वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m इसका द्रव्यमान है, ठीक है। और इस पर आवेश प्रारंभ में क्या है? उदासीन रहता है, तो जीरो होता है ना। प्लस और माइनस दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल करके उदासीन रहते हैं, तो इस पर आवेश क्या है? आवेश जीरो है। ओके, अब क्या होता है कि इसको क्या करते हैं? इस वस्तु को, ठीक है, ये वाला वस्तु क्या करता है? ठीक है, इससे हम क्या कर देते हैं? एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर क्या आवेश लग जाएगा? ऋण आवेश। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या हो जाएगा? ऋण आवेश लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऋण आवेश हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन अगर ये है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब ऋण आवेश लगेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करता है तब क्या हो जाएगा? ऋण आवेश लग जाएगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो क्या हो जाएगा? प्लस आवेश लग जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण, ये क्या कर रहा है? त्यागा तो क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज लग जाएगा। और ग्रहण करेगा तो माइनस चार्ज लग जाएगा। तो देखो, जब ये ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणी 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। किसका? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणी 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। ओके, अब देखो, जब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मीन्स देखो, इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा मतलब इसकी द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो देखो, पहले प्रारंभ में m था, अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ग्रहण कर लिया, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? बढ़ोतरी हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, मान लो इन्होंने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके जो द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान होते हैं, माइनर होता है, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ द्रव्यमान हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस आवेश लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, तो इसका जो द्रव्यमान पहले था उससे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब धन आवेश देने से द्रव्यमान क्या हो जाता है? घट जा रहा है। देखो, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया, है ना। त्यागता है तो धन आवेश और ग्रहण करता है तो ऋण आवेश। तो ग्रहण किया इन्होंने, द्रव्यमान ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसके द्रव्यमान में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो आप बोल सकते हैं, निष्कर्ष यहाँ से बोल सकते हैं कि धन आवेश देने से द्रव्यमान घटता है तथा ऋण आवेश देने से द्रव्यमान बढ़ता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ होगा कि धन आवेश देने से द्रव्यमान घटता है ना। धन आवेश देने से मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्यागता है, तब धन आवेश लगता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से द्रव्यमान में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने से द्रव्यमान में कमी आ जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से द्रव्यमान में वृद्धि। मतलब धन आवेश देने से द्रव्यमान घटता है और ऋण आवेश देने से द्रव्यमान बढ़ता है। ओके, अब देखते हैं घर्षण द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो बोला जाए तो क्या बोला जाए, घर्षण द्वारा विद्युत की व्याख्या करना, है ना। घर्षण द्वारा विद्युत की व्याख्या, घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बोल सकते हैं। ओके, तो घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन की व्याख्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ओके, तो घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है ये देखते हैं। देखो, आप क्या करते हैं, जब दो पदार्थों को क्या करते हैं, घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, ठीक है। तो जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ेंगे, जैसे कि हमने लिया था कि कांच की छड़, तो एक कांच की छड़ ले लिए, इस कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, रेशम की कपड़े से क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ठीक है। ये कांच की छड़ है और ये रेशम की कपड़ा है, रेशम की कपड़े हैं, ठीक है। तो जब हम इस कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, मतलब क्या होता है कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो इसमें जैसे एक पदार्थ में से, तो इसमें से क्या होता है, कांच की छड़, ठीक है, को हम रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में चले जाते हैं, रेशम में चले जाते हैं। तो कांच में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर कौन सा आवेश लग जाएगा, प्लस आवेश लग जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा, ऋण आवेश लग जाएगा, है ना, क्योंकि कांच धन आवेश हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम में चले जाते हैं, अतः कांच की छड़ क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, और रेशम की कपड़े क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसमें से जो कम बंध हुआ, जिसका इलेक्ट्रॉन कम बंध द्वारा बंधे होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में चला जाता है ना। तो पहले पदार्थ, जैसे इसमें से क्या हो जाएगा, पहले पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है, और दूसरे में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। तो जिसमें ऋण आवेश लगेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा। और होता क्या है कि जितना इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही इस पर इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे इसमें प्लस आवेश जितना लगेगा, मान लो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया तो इस पर 3 ऋण आवेश चिन्ह लग जाएगा। ओके, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है उतना ही इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया। तो यहाँ पर +3 आवेश, मान लो प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ओके, तो दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं कि रगड़ने की इस क्रिया में एक पदार्थ में जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, मतलब बोल सकते हो निष्कर्ष, रगड़ने की क्रिया में एक पदार्थ में जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, ठीक दूसरे पदार्थ में उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है।
ओके, मतलब जितना इसमें धन आवेश होगा उतना ही दूसरे पदार्थ में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? तो घर्षण द्वारा स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं चालक। चालक क्या होता है ना? चालक, चालक, चालक मतलब कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है कि जो पदार्थ अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं, बहने देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ओके, तो चालक का उदाहरण क्या है कि चालक का सर्वोत्तम, ठीक है, चालक का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? चांदी। मतलब चांदी में क्या होता है? चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है। चालक में क्या होता है? चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है, अत्यधिक होती है। ओके, और मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करने के लिए क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, है ना। चांदी क्या है? सर्वोत्तम चालक है। चांदी जो है, ठीक है, चांदी आवेश का उदाहरण है ना, उदाहरण। चांदी आवेश का सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम चालक है। ओके, ये तो चालक क्या होता है? चालक अपने अंदर आवेश को क्या होने देते हैं? प्रवाहित होने देते हैं, बहने देते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं कि जो धातु होते हैं, पृथ्वी होता है, और मानव शरीर होता है, जंतु शरीर होता है, ये सब क्या है? चालक के एग्जाम्पल है। अब आता है जो विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी में क्या होता है कि जो पदार्थ अपने में से आवेश को क्या नहीं होने देते हैं? प्रवाहित नहीं होने देते, उन्हें क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी में क्या एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं क्या? लकड़ी, रबड़, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन, ये सब क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ हैं। विद्युत रोधी मतलब इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अभाव रहता है। ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। इसको एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि लकड़ी, रबड़, कांच, प्लास्टिक आदि, ये सब इनके एग्जाम्पल हैं। और आता है अर्धचालक, ठीक है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर क्या होता है? हम उन पदार्थों को सेमीकंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं, जिनकी चालकता क्या होता है? चालक और विद्युत रोधी दोनों के बीच होती है। मतलब जो अर्धचालक की जो चालकता होती है, अर्धचालक की चालकता, ठीक है, चालक से क्या होता है? कम, और इससे मतलब इन दोनों के बीच में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। विद्युत रोधी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो जो विद्युत रोधी और अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक की चालकता चालक और विद्युत रोधी के बीच में होता है, ठीक है। कम ज़्यादा ऐसा नहीं बोल सकते, इनके बीच में, ऐसा मैं शो करना चाह रहा हूँ। ओके, तो विद्युत रोधी और चालक, ठीक है, इन दोनों के बीच में होती है किसकी चालकता? अर्धचालक की चालकता। क्या होता है? जब अर्धचालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो उसकी चालकता क्या होती है? घट जाती है। ओके, जब अर्धचालक की चालकता कब बढ़ती है? जब ताप बढ़ाया जाता है तो चालकता बढ़ जाती है। और देखो ऐसा बोलते हैं, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता क्या होती है? बढ़ती है, जबकि
की चालकता क्या हो जाती है, घट जाता है। अर्धचालक की चालकता बढ़ती है ना, और जो चालक होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, घट जाती है। तो अर्धचालक का उदाहरण है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, अर्धचालक है। इसका ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता जो है क्या है, बढ़ जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो कूलाम का नियम क्या होता है? तो इसका नियम जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है, उससे ही रिलेटेड है। तो आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, दो पिंडों है ना, दो पिंड लेते हैं, तो दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ठीक है, उन आकर्षण बल दोनों जैसे कि ये एक पिंड ले लिए, ये एक पिंड ए एक पिंड बी है, तो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हमने पढ़ रखा है ना, क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम में। तो सेम इसी प्रकार यहाँ भी है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम के लिए क्या होता है कि कूलाम का नियम दो आवेश के बीच लगता है, ठीक है। तो दो आवेश के बीच लगता है, पहले मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। दो आवेश ले लिए, एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2। Q2 दो आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना है, R है। ओके, अब क्या होता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। कूलाम का नियम, कूलाम ने अपना नियम क्यों दिया, तो इन्होंने दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए इस नियम का इन्होंने क्या किया, इस नियम को लेके आया और प्रतिपादित किया, जिससे क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। कूलाम के नियम को व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ओके, यह नियम किसके लिए लागू होता है, बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ओके, अब बिंदु आवेश होता क्या है, बिंदु आवेश हम क्या बोलते हैं, उन आवेश को कहते हैं जिनका आकार, ठीक है, उनके बीच की दूरी के तुलना में नगण्य है। मतलब बिंदु आवेश का मतलब एक छोटा सा इतना लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं है, बिंदु आवेश का मतलब ये है, चलो डेफिनेशन लिख देता हूँ। बिंदु आवेश पहले, बिंदु आवेश, तो बिंदु आवेश क्या होता है कि बिंदु आवेश उन आवेशों को कहते हैं जिनका आकार उनके बीच की दूरी की तुलना में नगण्य हो। मतलब क्या बोलेंगे कि जो बिंदु आवेश लेंगे, मतलब बिंदु आवेश का जो है ना, बिंदु आवेश इन दोनों के बीच की दूरी की तुलना में क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। तब मतलब इस कब लागू होता है, तो इसका जो कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, ठीक है। तो इस इन्होंने क्या बोला कि इसका नियम क्या है, ठीक है, नियम, इसका नियम क्या है कि दो स्थिर बिंदु, ठीक है, और क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, दोनों आवेश क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो दो स्थिर बिंदु, दो स्थिर बिंदु आवेश, आवेशों के मध्य लगने वाले बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और सेकंड, ठीक है, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है,
पहले क्या होना चाहिए, दोनों आवेश को बिंदु आवेश होना चाहिए और दोनों को क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ये उसका कंडीशन है ना। मतलब स्थिर रहेगा तब लागू होगा। मतलब कूलाम का नियम आप तभी लगा सकते हैं जब उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, आकार की तुलना में है ना, और आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए उनके बीच की दूरी की तुलना में, है ना। और ये स्थिर बिंदु के बीच लागू होता है, स्थिर बिंदु होना चाहिए। ओके, तब इसको जैसे हम क्या लिखेंगे, मान लो Q1 और Q2, ठीक है। Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है, ठीक है। ये जैसे कि ये Q1 और Q2, ठीक है, दो बिंदु आवेश है, Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है और इनके बीच की दूरी कितना है, R है। ओके, तो माना Q1 और Q2 दो बिंदु आवेश है तथा इनके बीच की दूरी R है। तब इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाले बल F हो तो पहला क्या बोला कि परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो बल F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। और दूसरा क्या है कि इन जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दोनों को मिलाकर के लिखे दोनों इक्वेशन को। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से अब हम अगर अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो मान लेते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाया गया तो इसको K रखा, तो Q1 Q2 अपान R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर। जहाँ K एक क्या है, जहाँ K एक आनुपातिक नियतांक है, नियतांक है जिनका मान दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है, ये तो दोनों आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है कि इस मतलब दोनों आवेश किसके बीच में रखा है, कि वायु में रखा है, कि निर्वात में रखा है, कि और कुछ माध्यम जैसे पारा में रखा है, क्या किस में रखा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है और उनकी जो